क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग पैसा कमाने के बाद भी गरीब क्यों नहीं होते, लेकिन आम लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? सच्चाई यह है कि पैसा कमाना काफी नहीं, उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना आना चाहिए। और यही फर्क बताता है अमीर और गरीब के सोचने के तरीके में। आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 2, आर्थिक साक्षरता क्यों सीखें, पार्ट 2, जहां हम जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, बजाय इसके कि आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम करें। अगर आप भी अमीरी की इस मानसिकता को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे और भी दमदार वीडियो देखने के लिए अभी चैनल दी ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। अब चलिए सीखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफ़र की अगली सीढ़ी। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि समस्या दरअसल यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यह समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। यह इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती हैं। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती हैं। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद कर खुद को गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों महत्वपूर्ण मानते थे, तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर खर्च किए हैं और इसी वजह से वह आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अनुसार गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह नहीं पूछते कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वे दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ न होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें नियंत्रित कर ले। अगर वे दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी नजर आती है? अक्सर अपनी आंतरिक समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज़्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। सवाल पूछने के बजाय वे अनुसरण करते हैं। अक्सर वे परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो, अपने धन का निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज़्यादातर लोगों को मौत के डर से भी ज़्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने या अकेले रह जाने का डर ज़्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते थे कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे ज़्यादा मूल्यवान इसलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो। यह हर चीज़ के बारे में सच है, चाहे यह खेल हो, संबंध हो, करियर हो या पैसा हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक संपत्ति है। एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता आरण से निकल आओ। ज़्यादा कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ। जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लूंगा।
म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित हैं। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तब तक हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के अमीर डैडी की कालातीत बुद्धिमत्ता, आपकी टीम में कौन है? अमीर डैडी खुद को विशेषज्ञ स्त्री पुरुषों से घेरे रखते थे, वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर्स और बैंकर्स। और किम तथा मैंने भी यही किया है। आज परामर्शदाताओं की हमारी टीम हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? किसी उद्यमी की टीम। आपकी टीम में कौन है? साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे, जहां वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। वे ऐसे आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वे शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वे सब अमीर डैडी की एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उनके अप्रसन्नता व्यक्त करने पर सहम जाते थे। वे एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ के साथ नहीं चले। वे एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वे इन शब्दों से चिढ़ जाते थे। हमें इसे इस तरह इसीलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे इसी तरह करते हैं। वे नहीं कर सकता शब्दों से भी नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते थे तो बस इतना कहना ही काफ़ी था, मुझे लगता है कि आप यह नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे वर्षों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वे वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इस कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला, लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इस कारण कई समस्याएं खड़ी हो गईं। जब भी टीचर कहते थे, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो माइक और मैं बस अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा जाता था, तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हम अमीर डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बाद वाले सवाल का हमें प्रायः यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते जाते थे, हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने कभी मेरे ग्रेड्स पर नाराज़गी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में वाद विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं वही खाते बना सकता था और टैक्स अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर्स, रियल। अमीर डैडी बैलेंस शीट संपत्तियां, दायित्व मकान, गरीब डैडी बैलेंस शीट संपत्तियां, मकान दायित्व, एस्टेट, ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था। ऊपर दिया रेखा चित्र अपने अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियों को दर्शाता है। एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि यह दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने नीचे दिया रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़े दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज़्यादा बड़े खर्च, और इसका मतलब यह था कैश फ्लो व्यय वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता था।
इनकम स्टेटमेंट, आय व्यय, मॉर्गेज भुगतान, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा रखरखाव, बिजली पानी, बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व, मॉर्गेज। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि यह संपत्ति नहीं होगी, ये एक दायित्व होगा, क्योंकि यह हमारी जेब से पैसा निकालेगा। तो यहाँ वह तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज है, और जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं, मॉर्गेज का भुगतान करने के बाद भी। जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। यह तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान है चूके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यवर्गीय कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज्यादा पैसा डाल दें तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी और आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे संपत्तियां खर्चों के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। संक्षेप में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम 3 तरीकों से असर पड़ता है। 1. समय की क्षति, जिस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। 2. अतिरिक्त पूंजी की क्षति, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। 3. शिक्षा की क्षति। अक्सर लोग अपने मकान, बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही अपनी संपत्तियों वाले कॉलम में रखते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे निवेश करते ही नहीं हैं। इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वह नहीं बन पाते हैं जिसे निवेश जगत प्रबुद्ध निवेशक कहता है, और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मकान ना खरीदें। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियां खरीदता हूँ, ताकि वे उस मकान के भुगतान के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दें। अमीर डैडी की कालातीत बुद्धिमत्ता। आपका स्कोर कार्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना आपको दरअसल यह पता ही नहीं होता कि जीवन के वित्तीय खेल में आप किस स्थिति में हैं। आपको चाहे यह पसंद आए या नहीं, पैसा आपके खेल का स्कोर बताता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका स्कोर कार्ड है। आप जीवन के वित्तीय खेल में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यह जानने के लिए बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चाहते हैं। मेरे शिक्षित डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे, जिस वजह से उनके पास इतनी बचत नहीं रहती थी कि वे संपत्तियों में उसका निवेश करें। इसके फलस्वरूप उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े रहते थे। नीचे बाईं तरफ जो रेखा चित्र दिया गया है वह मेरे गरीब डैडी का इनकम स्टेटमेंट है। यह रेखा चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यह दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय समान हैं, जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े हैं।
दाईं ओर दिया मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस जीवन के परिणाम दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्वों को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित था। गरीब डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आय व्यय संपत्तियां दायित्व। अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आय व्यय संपत्तियां दायित्व। अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाला कॉलम खर्च से ज्यादा आमदनी उत्पन्न करता है, जिसका बचा हिस्सा संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। परिणाम यह होता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट आय व्यय बैलेंस शीट संपत्तियां दायित्व। मध्य वर्ग क्यों संघर्ष करता है? मध्य वर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है। जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उनके खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। वे आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। इनकम स्टेटमेंट आय व्यय बैलेंस शीट संपत्तियां दायित्व कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीजें हैं। पहली, अपने मकान को निवेश मानने की आदत, और दूसरी, यह दर्शन की तनख्वाह बढ़ने का मतलब ये है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा कर्ज और ज्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि वे अपनी नौकरियों में तरक्की कर रहे हों और उन्हें वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। यह बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है। हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह पर 401 के योजनाएं ला रही हैं। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्य वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता, इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसलिए वे महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह डाइवर्सिफाइड है। यह शिक्षित मध्य वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता में यकीन करता है। खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम से बचो। तेजी से आगे बढ़ते हुए आज पर आए पेंशन योजनाएं। एनरॉन के समय से यह स्पष्ट हो चुका है कि पेंशन योजनाएं मुश्किल में हैं। यहाँ तक कि सरकारी पेंशन योजनाएं भी, जैसे ग्रीस, इटली और कैलिफोर्निया में, वह नहीं दे सकती जो उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने का वादा किया था। इसीलिए रिटायरमेंट योजना अब कोई गारंटी नहीं है, जैसी कि यह कभी बुढ़ापे तथा सेवानिवृत्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी हुआ करती थी। आज भी पेंशन योजनाएं खराब या अयोग्य प्रबंधन, सीमांत निवेश रणनीतियों और अस्थिर बाजारों से ग्रस्त हैं। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यवर्गीय लोग करते हैं। वे खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप में तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट्स दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वे दायित्वों से भरी होती हैं और उनमें आमदनी देने वाली असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्वों और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे।
जल्द ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों की ओर देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5,000 के निवेश जो जल्द ही $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं। वे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है। वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए वह निवेश खतरनाक नहीं होता। अगर आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपको नीचे दिया गया रेखा चित्र मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट आय कंपनी के लिए काम करें, वेतन व्यय सरकार के लिए काम करें, टैक्स बैलेंस शीट संपत्तियां दायित्व बैंक के लिए काम करें, मॉर्गेज एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है। आपके कामकाजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। वे आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डरों को अमीर बनाते हैं। आपकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता तथा रिटायरमेंट मिलते हैं। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप पूरा वेतन देख पाए इससे पहले ही सरकार आपके वेतन में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड आरएंड होता है। सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी, सरकार और बैंक में से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं, यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें? अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठी करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बढ़ती हैं, तो वे अपनी सफलता का आकलन कैसे करें? किसी को यह कैसे पता चले कि अब वे अमीर हैं या अब उनके पास दौलत है? संपत्तियों और दायित्वों की परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें नीम हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। वर्षों पहले उन्होंने जियोडेसिक क्रोम के पेटेंट के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्ट्स को हैरान कर दिया था। उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। दौलत इंसान के आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं, तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। यह नेटवर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्तियों और दायित्वों के बीच का अंतर है। नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है। फुलर की परिभाषा से आपको आकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है। अब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ में अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आ जाती हैं जिनसे आमदनी नहीं होती, जैसे वह चीज़ जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपके गैराज में खड़ी है। मगर दौलत का सीधा सा हिसाब ये है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है, यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक आकलन है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम से मुझे हर महीने $1,000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2,000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें, तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो आज भी सच है। दौलत और कैश रिजर्व आज बहुत कम लोगों के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा है, एक महीने के लिए भी। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा 2019 की गो बैंकिंग रेट्स सर्वे में बताया गया। 45% अमेरिकियों के पास जरा सी भी बचत नहीं है। बहुत कम लोग वेतन या सरकारी सहायता के बिना ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। जब मुझे अपनी संपत्तियों से $2,000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा, तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन दौलतमंद ज़रूर बन गया हूँ।
हर महीने मेरी संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूँ, जिसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अगर मैं आज कुछ भी ना करूँ तब भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज़्यादा दौलतमंद बनता रहूँगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है, तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूँ। बस इस सरल सबक को याद रखिए। अमीर लोग संपत्तियाँ खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यवर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियाँ खरीद रहे हैं। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करूँ? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुनें। तो दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 2 का दूसरा भाग। आपने देखा कि आर्थिक साक्षरता क्यों ज़रूरी है और यह आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, थोड़ा पॉज लेकर। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसों को कैसे अपने लिए काम पर लगाते हैं और कैसे आप भी वही कर सकते हैं, ऊर्जावान अंदाज में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें, तो दी ऑडियो बुक लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।